नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूपीटेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए हिंदी भाषा के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारी क्विक रिवीजन सीरीज का हिस्सा है। और यहाँ पर कम समय में ज्यादा प्रश्न आप देख पाए, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको फटाफट मिलने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न जो यूपीटेट में कई बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। और इस सीरीज का हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी मात्रा के बने हुए शब्द जैसे घर, चल, कमल व्याकरण में क्या कहलाएंगे। देखिए जिस पर मात्रा है ही नहीं तो निश्चित रूप से ऐसे शब्द हमारे लिए हो जाते हैं अमात्रिक शब्द। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए सही उत्तर जो बन जाता है वो बन जाएगा अमात्रिक शब्द। ध्वनि और वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो ध्वनि और वर्ण के मेल से बनता है शब्द। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर श, श और स के उच्चारण स्थानों का सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पर श तालु से, श मूर्धा से, स दंत से, है ना। तो ये श तालव्य है, श मूर्धन्य है और स यहाँ पर दंत्य होगा। उच्चारण की दृष्टि से ब और ब ध्वनियों में मुख्य अंतर क्या है, तो ब यहाँ पर औष्ठ ध्वनि है जबकि व यहाँ पर दंतोष्ठ ध्वनि यहाँ पर रहेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ड और ड़ में क्या अंतर होगा, तो ड यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है जबकि ड़ यहाँ पर उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन यहाँ पर बनेगा। क्ष जो होता है ये किन दो वर्णों से योग से बनता है, तो यहाँ पर बात की जाए क्ष की तो ये क और क्ष से मिल करके यहाँ पर बनता है। क में आप देख सकते हैं नीचे हलंत है, तो ये इनके योग से बनेगा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं। तो देखिए स्वर तंत्रियों में यदि कंपन नहीं हो रहा तो ऐसे वर्ण कहलाते हैं अघोष वर्ण। आगे बात करें ण और न के उच्चारण स्थान जो है वो क्रमशः क्या है। देखिए ण जो होगा वो यहाँ पर मूर्धा और न यहाँ पर दंत होगा, दोनों नासिका से भी उच्चारित यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर छ ध्वनि जो है किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो छ मूल रूप से चा वर्ग की तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आएगी। स्वर सहित व्यंजन को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, तो जब हम स्वर सहित व्यंजन को लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हलंत जो होता है उसे हटा दिया जाता है और पूर्ण व्यंजन जो है वो लिखा जाता है ना। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ पर एक ल लिखा हुआ है और इसमें एक हलंत लगा हुआ है, तो ये फिर क्या होगा कि ये स्वर सहित नहीं है, स्वर रहित है ना। पर जैसे ही हम इसका हलंत हटाते हैं तो इसके साथ स्वर अपने आप यहाँ पर आ जाता है। तो इसी हलंत को यहाँ पर हटा दिया तब जाकर के पूर्ण व्यंजन जो है वो लिखा जाता है। आगे बात करें अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य अंतर क्या है, तो अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है जबकि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो क्या माना गया है, तो यहाँ पर तालु माना गया है ना। और चा वर्ग का ये तृतीय वर्ण होता है। यहाँ पर क्ष, छ और स में तालव्य ऊष्म ध्वनि जो है वो कौन सी होगी, तो यहाँ पर होगा श। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई, तो यहाँ पर है 52 वर्ण इसमें माने गए। अस्वर को किस प्रकार का स्वर कहा जाता है, तो यहाँ पर एक उदासीन स्वर, क्योंकि इसकी कोई पृथक मात्रा नहीं होती है। विद्यार्थी और देवालय में कौन सी स्वर संधि यहाँ पर होगी, तो विद्यार्थी और देवालय में जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर होगी। आगे बात करें कवींद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो कवींद्र का सही संधि विच्छेद होगा कवि धन इंद्र। सूर्योदय और महोत्सव में कौन सी संधि पाई जाएगी, तो यहाँ पर पाई जाएगी इनमें गुण स्वर संधि। जी हाँ। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर सदाचार का सही संधि विच्छेद देखेंगे तो सत धन आचार, जहां पर होगी इसमें व्यंजन संधि। मतैक्य और महोज शब्दों में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर होगी वृद्धि स्वर संधि। अत्यधिक जिसे हम अति धन अधिक
और स्वागत सुधन आगत में संधि की बात की जाए तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर होगी यण स्वर संधि, है ना। जब भी य व र से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यण स्वर संधि आपको देखने को मिलेगी। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा पौधन इत्र, और इसमें संधि हो जाती है अयादि स्वर संधि। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक धन अंबर, जहां पर होगी व्यंजन संधि और ये होगा इसका विच्छेद। उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है ना। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी और संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, उज्ज्वल में ध्यान रखना आपको कि दोनों ही ज इसमें क्या होते हैं, आधे आते हैं। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यही इसकी वर्तनी शुद्ध है। और उत धन ज्वल, ये होगा इसका विच्छेद। निराशा नी धन आशा में कौन सी संधि भेद है? तो यहां पर हो जाता है विसर्ग संधि। यथा समय और प्रतिदिन, इनमें पूछा गया है समास, तो यहां पर हो जाता है अवयवी भाव समास, क्योंकि यहां पर पहला पद उपसर्ग या अवयव होता है। शरणागत शरण को आगत में कौन सा समास यहाँ पर होगा? तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। पंचवटी और नवग्रह में पूछा गया है समास, तो यहाँ पर पंचवटी में द्विगु, क्योंकि पहला पद हमें यहाँ पर संख्या वाची, और नवग्रह में भी यहाँ पर हो जाता है द्विगु। पाप पुण्य और अन्य जल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि योजक चिन्ह आप बीच में दोनों में देख सकते हैं, दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात शिव में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर हो जाता है बहुब्रीहि समास, जहां पर सामान्य अर्थ को छोड़ करके कोई एक विशेष अर्थ हमें देखने को मिलता है। पीतांबर शब्द में यदि विकल्प में बहुब्री ना हो तो फिर कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर वहां पर कर्मधारय समास होगा। पीला है जो अंबर। पुरुषोत्तम का समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा? तो पुरुषों में उत्तम इसका विग्रह होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रात रात या दिनों दिन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवयवी भाव समास, क्योंकि शब्दों की पुनरुक्ति होने पर अवयवी भाव यहाँ पर होता है। शोकाकुल का सही समास विग्रह क्या होगा? तो शोक से आकुल, यहां पर हो जाएगा करण तत्पुरुष। आगे बात करें, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि तीसरा ही पद यहां पर प्रधान होता है, वह क्या कहलाता है? तो यहां पर कहलाता है बहुब्रीहि समास। जाति धर्म गुण दशा का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। पशुता, मनुष्यत्व और लड़कपन किस संज्ञा के उदाहरण है? तो यहां पर यह है भाववाचक संज्ञा के। लड़का शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो लड़कपन यहां पर जो होगा लड़का शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा रहेगी। घी कोयला लोहा शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर ये सभी जो है घी कोयला लोहा शब्दों में संज्ञा हो जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सभी द्रव्य के उदाहरण है। बाजार और मेला शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर ये आते हैं बाजार और मेला समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि बाजार और मेला जो है वो समूह के रूप में ही हमें देखने को मिलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने उपभेद होते हैं? तो यहाँ पर 3 होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हमें देखने को मिलते हैं। तुम आप सर्वनाम के किस भेद के उदाहरण है? तो ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आगे बात करें, दरवाजे पर कोई खड़ा है में कोई कैसा सर्वनाम है? तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि कोई खड़ा है। यह पुस्तक मेरी है में यह शब्द क्या है? तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा, संज्ञा से ठीक पहले आने वाला सर्वनाम। संज्ञा या फिर सर्वनाम के परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसे हम परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर कहते हैं। थोड़ा पानी देना में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि थोड़े से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि उसकी मात्रा, उसका परिमाण कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। चतुर बालक पढ़ रहा है, इसमें विशेष्य शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाता है
बालक, क्योंकि बालक की ही यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन सी होती है? तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे उच्च, उच्चतर और उच्चतम। पढ़ना और लिखना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो सकर्मक क्रियाएं होंगी, क्योंकि इनके लिए कर्म की आवश्यकता होती है। हंसना, रोना, जगना किस प्रकार की क्रियाएं मानी जाती है? तो ये अकर्मक यहाँ पर मानी जाएंगी। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है, तब हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे वह पढ़ने लगा। हथियाना और शर्माना किस प्रकार की क्रिया के उदाहरण है? तो ये नाम धातु क्रिया के यहाँ पर उदाहरण आएंगे। अवयव शब्द का दूसरा नाम व्याकरण में क्या है? तो इसका नाम अविकारी शब्द होता है। दूसरा नाम व्याकरण में, वह दिन भर काम करता रहा। मैं, दिन भर किस प्रकार का अवयव है? तो यहाँ पर ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अरे तुम कब आए? मैं, अरे यहाँ पर कैसा अवयव होगा? तो यहाँ पर अरे जो होगा वो विस्मयादिबोधक अवयव इसमें रहेगा। राम के बिना श्याम नहीं जाएगा। मैं के बिना कैसा अवयव है? तो यहाँ पर ये संबंध बोधक अवयव है। और, किंतु, परंतु या किस प्रकार के अवयव कहलाते हैं? तो ये समुच्चय बोधक अवयव यहाँ पर कहलाते हैं। तद्भव शब्द में मूल रूप से कहाँ विकसित हुए? तद्भव शब्द मूल रूप से संस्कृत के शब्दों में के रूप परिवर्तन से ये विकसित हुए। लोटा, थाली, खिड़की किस प्रकार के शब्द हैं? तो यहाँ पर ये देशीय शब्द होंगे। कैंची और कुली शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तो ये आए हैं तुर्की भाषा से। पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर हो जाता है करण कारक। राजा भिक्षुक को दान देता है। वाक्य में भिक्षुक को में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। हे प्रभु रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ? तो हे प्रभु रक्षा करो वाक्य में संबोधन कारक यहाँ पर रहेगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ठकुराइन। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप व्याकरण में क्या होता है? तो यहाँ पर यह होता है दात्री। दूध और सोना शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है? तो ध्यान रखिएगा, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। नेता शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहाँ पर नेता ही होते हैं, क्योंकि कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। पुस्तक का बहुवचन रूप क्या होगा? पुस्तकें। और इसी प्रकार से क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है आसन्न भूतकाल। वह पुस्तक पढ़ता होगा वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद होगा? तो यहाँ पर वह पुस्तक पढ़ता होगा संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ पर रहेगा। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते में कौन सा काल होगा? तो यहाँ पर हेतु हेतुमद भूतकाल। कृतवाच्य में वाक्य के किस तत्व की प्रधानता होती? तो यहाँ पर होती है कर्ता की। चलो अब सोया जाए वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पर वाच्य होगा भाववाच्य। अमित द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पर हो जाता है कर्मवाच्य। उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ते हैं? तो ये शब्द के प्रारंभ में, पूर्व में जुड़ा करते हैं। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहाँ पर अभिमान में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। घबराहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पर आहट प्रत्यय जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सजावट में शब्द में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर सज मूल शब्द होगा, आवट यहाँ पर प्रत्यय होगा। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लौकिक में इक, धन, लोक, मतलब इसको देखें तो यहाँ पर इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, लौक, धन, एक। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? तो यहाँ पर भेद बन जाते हैं 8। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं। मोहन बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया, कैसा वाक्य होगा? तो यहाँ पर होगा संयुक्त वाक्य, है ना। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों ओर अंधेरा छा गया, कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर ये वाक्य हो जाता है मिश्रित वाक्य। वह केवल बैठ रहा का शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वह बैठा रहा। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना।
वाक्य में जहां बहुत कम देर के लिए रुकना हो वहां किस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, तो वहां पर हम करते हैं अल्प विराम का। इस प्रकार का चिन्ह आपने देखा होगा। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? उद्धरण चिन्ह ये होता है तो जब किसी कथन को ज्यों के त्यों लिखने के लिए। कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किस विराम चिन्ह को दर्शाता है? तो यहां पर कोष्ठक में दिया हुआ चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। विवरण चिन्ह का संकेत कैसा होता है? तो यहां पर देख सकते हैं विवरण चिन्ह का संकेत इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। संवादों को लिखते समय नाम के आगे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है। सा, सी, से जैसे तुलनावाचक शब्दों के पहले किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है? तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग, जैसे चांद सा, है ना, तो यहाँ पर योजक चिन्ह को हम देख सकते हैं लगा हुआ है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस विराम चिन्ह को छोड़कर शेष सभी को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है? तो यहाँ पर पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी सभी को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है कामता प्रसाद गुरु ने। वाक्य में एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आने पर उनके बीच कौन सा विराम चिन्ह होता है? तो वहां पर होता है अल्प विराम। अली और आली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, अली का मतलब यहां पर होता है भौरा और आली का मतलब होता है सखी। इसी प्रकार से अंश और अंश का क्रमशः क्या अर्थ होगा? तो अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा और अंश का मतलब होता है कंधा। तो दोनों ही शब्द देखिए बहुत छोटा सा अंतर है पर अर्थ अलग अलग होते हैं। गृह और ग्रह शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो गृह का मतलब होता है घर, है ना, क्योंकि ये वर्तनी में ध्यान रखने योग्य बातें हैं यहाँ पर। और इस ग्रह का मतलब होता है आकाशी पिंड। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो उपकार को मानने वाला जो होता है वही कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ जो उपकार को ना माने वो कृतज्ञ होगा। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो यहां पर रहेगा उसके लिए सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अकिंचन। उद्देश्य और विधेय किसके मुख्य अंग होते हैं? तो ये होते हैं वाक्य के। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की मूल संख्या कितनी मानी गई है? तो रस 9 माने गए हैं और भरत मुनि के अनुसार यहाँ पर 8 रस माने गए हैं। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र का होता है क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव ये होता है जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले आचार्य कौन थे? तो यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ थे, जो कि यहाँ पर वात्सल्य रस को इन्होंने 10वां रस माना है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा के रुकने के स्थान को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर यति। छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति जो होती है उसे हम तुक कहते हैं। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो यहाँ पर 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में होती हैं 11-11 मात्राएं। सोरठा छंद के विषम चरणों 1 और 3 में, यानी पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती है? तो सोरठा छंद के विषम चरणों में होती हैं 11-11 मात्राएं। हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर मात्राएं हमें देखने को मिलती है 28। 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद कौन सा है? जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, उसे हम कहते हैं रोला छंद। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अलंकार होता है रूपक अलंकार। मैया में तो चंद्र खिलौना लेहों में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अलंकार हो जाता है, वो होगा रूपक अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? यहाँ पर अलंकार हो जाता है उपमा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सेल में कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा? यहाँ पर हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहां पर अलंकार होता है विभावना अलंकार। आगे देखिए, चंदन धरत चिंता करत चितावत चारही और सुबरन को ढूंढत फिरत में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि सुबरन शब्द के यहाँ पर अलग अलग अर्थ होते हैं।
जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो पर अर्थ समान रहे, केवल अन्वय करने पर भेद हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां पर हो जाता है लोटानुप्रास अलंकार। काली घटा का घमंड, घटा, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, क्योंकि घटा शब्द दो बार आया है पर दोनों के अर्थ यहाँ पर अलग है। काव्य में अर्थगत सौंदर्य को बढ़ाने वाले अलंकारों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अर्था अलंकार यहाँ पर कहते हैं। कलेजा ठंडा पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा संतोष होना, मन को शांति मिलना। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ किसी की बात पर शीघ्र विश्वास कर लेना। तलवे चाटना अत्यधिक चापलूसी करना। नाक रगड़ना यहाँ पर दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या माफी मांगना। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ हो जाता है क्रोध में कठोर या कड़वी बातें कहना। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है डींग मारना, व्यर्थ की बड़ाई करना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ हो जाता है बेफिक्र होना, गहरी नींद सोना। अधजल गगरी छल कर जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर कम ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति को अधिक दिखावा करना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़ होना। हाथ कंगन को आरसी किया लोकोक्ति का सही अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ क्या होगा? दोषी व्यक्ति का स्वयं सशंकित सकित रहना। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ होगा दोहरा लाभ प्राप्त होना। एक पथ दो काज का सही अर्थ क्या होता है? तो एक ही साधन या प्रयत्न से दो कार्य यहाँ पर सिद्ध करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का अर्थ होता है शर्म या गुस्से में दूसरों पर बेकार का क्रोध निकलना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? अपनी कमी छिपाने के लिए साधनों या दूसरों में दोष निकालना। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस भाषा में की? तो यहाँ पर ये की गई थी अवधी भाषा में। सूर सागर और साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर है महाकवि सूरदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो आचार्य केशवदास को ये कहा जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाएगा? तो ये महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती? तो बच्चे के भाषाई परिवेश और उसकी पृष्ठभूमि की यहाँ पर उपेक्षा नहीं की जा सकती। भाषाई कौशलों के विकास में सुनना कौशल अन्य कौशलों के लिए किस रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर ये कार्य करता है उसकी आधार के रूप में ये कार्य करता है। भाषा शिक्षण में सतत मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये देखना कि बच्चे ने सीखने के दौरान कहाँ और किस प्रकार का सुधार बच्चे ने किया है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के अंतर्गत किस प्रकार के पठन का प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है? तो यहाँ पर बाल साहित्य का स्वतंत्र पठन और व्यक्तिगत पठन जो है इसका प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समाज और वयस्कों के साथ किस प्रक्रिया के माध्यम से भाषा सीखते हैं? तो बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से भाषा सीखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ होना चाहिए जो बच्चों के जीवन और उनके परिवेश से जुड़े हों, इस बात का यहाँ पर महत्व रहेगा। बच्चों के लेखन कौशल का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अपने विचारों को मौलिक और स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करना ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी के प्रश्न, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।